Hello students of class 6th. So today we are doing the writers workshop of the chapter that we are continuing. Two famous writers, the chapters we have read and their biography we have read. So writers workshop is today's writer workshop is about a bio sketch. How can we write a bio sketch? बायो स्केच क्या होता है स्टूडेंट्स? जब किसी पर्सन की लाइफ के बारे में हम उनकी पूरी सीक्वेंस में पूरी कहानी बताते हैं तो हम उसको बायो स्केच बोल देते हैं। उनकी पूरी लाइफ के बारे में जब बताया जाता है, फ्रॉम हिज बर्थ टू देयर डेथ। ओके, you have not met Rabindranath Tagore, but after reading the passage, you already know a lot about the kind of person he was, his values and his accomplishments. हम रविंद्रनाथ टैगोर से नहीं मिले हैं, लेकिन ये पैसेज रीड करने के बाद में हम ये चीज़ तो जान चुके हैं कि वो किस टाइप के पर्सन थे, उन किस टाइप की वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते थे और उनकी अचीवमेंट्स या अकम्पलिशमेंट क्या क्या थी। ठीक है, अ बायोग्राफी टेल्स अस द स्टोरी अबाउट अ पर्सनस लाइफ। एक बायोग्राफी वो होता है, नरेटिव होता है जिसमें किसी पर्सन की लाइफ के बारे में हम जानते हैं। अ बायो स्केच इज़ मच शॉर्टर एंड मोर स्पेसिफिक। तो बायोग्राफी से ही रिलेटेड है बायो स्केच। तो बायो स्केच यानी कि बायोग्राफी से बहुत ज़्यादा छोटा और ज़्यादा स्पेसिफिक, मतलब उसमें सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इट टेल्स यू अबाउट अ पर्सनस लाइफ, कैरेक्टर ट्रेट्स, वर्क एंड अचीवमेंट्स। और बायो स्केच हमें एक पर्सन की लाइफ के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उन्होंने जो काम किए हैं और जो अचीव किया है उनके बारे में बताता है। It also tells you how this person has influenced others or is liked by others. और बायोस्केच हमें ये भी बताता है कि इस पर्सन ने कैसे सबको इंस्पायर किया है या इन्फ्लुएंस किया है और वो पर्सन दूसरों को पसंद क्यों है। To write a biosketch, you need information. There can be many sources of information like an interview, letters, books or records at a museum. तो बायोस्केच लिखने के लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी सोर्स से किसी भी तरीके से मिल सकती है। हम इंटरव्यू ले सकते हैं यानी कि किसी से पूछ सकते हैं, लेटर में हमको पता चल सकता है, बुक्स रीड करके हमें चल सकता है और म्यूज़ियम पढ़े हुए रिकॉर्ड से हमें पता चल सकता है किसी की लाइफस्टाइल के बारे में। टिप्स फॉर राइटिंग अ बायो स्केच। तो हमें बायो स्केच लिखने के लिए कुछ टिप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो टिप्स क्या हैं? सिलेक्ट अ पर्सन हु इंटरेस्ट यू एंड हुम यू वांट टू राइट अबाउट। सबसे पहले आपको एक इंसान के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप बायोग्राफी लिखना चाहते हो। राइट इन थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के बारे में भी हमें जानकारी देनी है। अब थर्ड पर्सन कौन? एक तो हम जो लिख रहे हैं वो, एक जिस इंसान के बारे में हम लिख रहे हैं वो, और एक वो जो उन पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जिनका रहा है। फॉलो अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और टाइमलाइन, और हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। वो सीक्वेंस कैसा रहेगा? फ्रॉम द पर्सनस बर्थ टू हिज लाइफस्टाइल, और उसी सीक्वेंस में उनकी अर्ली एज, फिर उनकी मिडिल एज और फिर उनकी लास्ट एज। इलस्ट्रेट कैरेक्टर ट्रेट्स विद एग्जाम्पल्स। अगर हम किसी कैरेक्टर को बता रहे हैं, उनके किसी कैरेक्टर को बता रहे हैं तो हमें एग्जाम्पल दे के बताना पड़ेगा। राइट अबाउट वॉट इंस्पायर्स द पर्सन, हाउ द पर्सन इन्फ्लुएंस द अदर्स। और एट लास्ट हमें किसके बारे में लिखना पड़ेगा कि वो उन इंसान को क्या सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है या मोटिवेट करता है, और वो इंसान सबको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं या इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तो हियर इज़ एन एग्जांपल। हम यहाँ पे बायो स्केच पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी का। तो हम महात्मा गांधी की टाइमलाइन, उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे जो कि एक म्यूज़ियम में से एक नरेटर्स को पता चली थी। वी आर गोइंग टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन इन सेम ऑर्डर टू राइट अ शॉर्ट बायो स्केच ऑफ 250 वर्ड्स। और हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं और हम 250 वर्ड्स का एक बायो स्केच लिखेंगे इस इंफॉर्मेशन के बाद में। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें इन्हीं लाइन से रिलेटेड पूरी की पूरी लाइन्स इन्हीं सारे पॉइंट से रिलेटेड लिखनी है। हमें इनमें से कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स ढूंढने हैं और उन्हें इस ऑर्डर में, इस फॉर्मेट में रखना है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हैं अपने पास, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है जिससे हम, कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, गुजरात। 1876 he joined school in Rajkot. In 1883 he married to Kasturba, daughter of Gokuldas Kapadia.
In 1891, he went to England to study law. In 1893, he sailed to South Africa as a lawyer for an Indian firm, faced racial discrimination there. In 1894 to 1914, he served public to help Indians living in South Africa fight discrimination, started non-violent civil disobedience movement. The movement led to the passage of the India Relief Act, was sent to prison several times in this period. तो इस इन्फॉर्मेशन में हमें उनका बर्थ पोरबंदर गुजरात में हुआ, फिर उन्होंने राजकोट में स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद में 1883 में उनकी मैरिज कस्तूरबा से हो गई, जो कि गोकुलदास कपाड़िया की डॉटर थी। वो लॉ स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए और फिर वो वहाँ से साउथ अफ्रीका चले गए, जहाँ पर उन्होंने एक इंडियन फर्म में एज अ लॉयर काम किया और वहाँ पे उन्हें फेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ा। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब कलर पे भेदभाव किया जाता है, काला गोरा, तो वो उन्हें भेदभाव फेस करना पड़ा। 1894 में उन्होंने पब्लिक वर्क स्टार्ट कर दिया और इंडियंस जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, उनको डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से फ़ाइट करना सिखाया। उन्होंने वहाँ पे नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट ने इंडियन रिलीफ एक्ट लीड किया। उसके बाद में उन्हें इस पीरियड में बहुत टाइम प्रिजन में भी जाना पड़ा, यानी कि जेल में भी जाना पड़ा। In 1914 returned to India and continued to help peasants and farmers फाइट अनजस्ट ब्रिटिश लॉज। और 1914 में वो इंडिया वापस आ गए और पीजेंट्स और फार्मर्स मतलब किसानों को उन्होंने ब्रिटिश के जो अनजस्टिस लॉज थे उनसे फ़ाइट करना सिखाया। 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया टू फाइट द ब्रिटिश इन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। तो अहिंसा के प्रिंसिपल पे उन्होंने ब्रिटिश से फाइट करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया 1920 में। 1930 में साबरमती से वो हिस्टोरिक साल्ट मार्च निकले, साबरमती आश्रम से डांडी तक गए और उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और उन्होंने वहाँ पे सॉल्ट सी शोर पे पिक किया और वहाँ पर बनाया। वॉज इम्प्रिजन विथ 1 लाख अदर्स। और उसके बाद में वो ये लॉ तोड़ने के लिए उनको 1 लाख दूसरे लोगों के साथ में जेल में भेज दिया गया। In 1942, कांग्रेस लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट विद गांधी एज लीडर। 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी को लीडर मानकर लॉन्च किया। 1947 में ही अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू पाकिस्तान, फास्टेड फॉर सेवरल डेज टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस अक्रॉस द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने इंडिया के जो पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान में, उसको स्टॉप करने के लिए उसके अपोजिशन में बहुत दिन तक अनशन भी किया और कम्युनिटी वायलेंस जो फैला रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री में, उनको हाईली अपोज किया। 1948 में नाथुराम विनायक गॉडसे ने उनको गोली मार दी और वो बिरला हाउस पे 79 की एज में वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन जो कि हमें म्यूज़ियम से मिली हुई है। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं आपको, तो बायो स्केच में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई होगी, उसमें से आपको सीरीज़ वाइज में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स कलेक्ट करना है और उन पॉइंट्स के ऊपर एक बायो स्केच बनाना है। ओके, तो हम एक यहाँ पे बायो स्केच पढ़ेंगे जो कि इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमें लिखना है। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 October 1869 in Porbandar. He went to school at Rajkot and was married to Kasturba at a very young age. After studying law in England, he sailed to South Africa in 1893 to represent an Indian firm. Faced with racial discrimination, he started public work and helped Indians living in South Africa. He was imprisoned several times, but his non-violent movement led to the passage of Indian Relief Act. In 1914, Gandhiji returned to India and continued to help peasants and farmers and fight unjust British laws. Gandhiji believed in ahimsa or non-violence. This was the principle behind the non-cooperation movement of 1920, which showed the world that one could be peaceful and strong at the same time. In 1930, he set out an historic salt march from Sabarmati. As the world watched, he picked up salt from the seashore at Dandi to protest the taxes on salt. He was arrested with 1 lakh others. In 1942, Gandhiji led the Quit India movement, which set a stage for India's independence in 1947. However, Gandhiji was against the partition of the country and communal violence that followed. He fasted for days till the violence stopped. This is one of the reasons why he is referred as Mahatma.
In 1948, Gandhiji was assassinated by Nathuram Godse at Birla House. It was a sad day for world as Gandhiji had inspired so many with his life. He is remembered as the father of nation. तो यहाँ पर हमने उन्हें किस किन चीज़ों ने इंस्पायर किया है जिनसे उन्होंने नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स चलाए थे. उनका मेन प्रिंसिपल अहिंसा था और उन्होंने उनको लोग कैसे देखते हैं एज द फादर ऑफ नेशन. उन्होंने बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ में इंस्पायर किया है. तो यहाँ पे हमने इसको एंड किया है. फ्रॉम बर्थ टू डेथ इस छोटे से बायो स्केच में हमने उनकी पूरी लाइफ को डिस्कस किया है. सो दिस इज़ कॉल्ड बायो स्केच स्टूडेंट्स. सो राइटर्स वर्कशॉप माई टर्न 5 इन योर प्रैक्टिस बुक इज़ योर होमवर्क फॉर द डे. यू हैव टू राइट अ बायो स्केच ऑफ कल्पना चावला. तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको कल्पना चावला का बायो स्केच लिखना है. लेट मी टेल यू अबाउट दिस पॉइंट्स कि ये पॉइंट्स क्या क्या हैं. अंडरस्टैंड इट फर्स्ट एंड देन राइट अ बायो स्केच ऑफ कल्पना चावला. 1st July 1961, she was born in Karnal, chooses her own name while in nursery, completes 10th grade earlier than most, loves strategizing while sleeping on rooftops, इंस्पायर्ड टू फ्लाई बाय JRD टाटा. तो वो अपना खुद का नाम चूज़ करती हैं और उसके बाद में नर्सरी में ही वो अपना नाम चूज़ कर देती हैं. 10th ग्रेड कंप्लीट होने के बाद में उन्हें रूफ टॉप्स पर सोते हुए स्ट्रेटजीज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है और वो उड़ने के लिए इंस्पायर होती हैं बाय JRD टाटा. एक्सेप्टेड एट टेक्सास यूनिवर्सिटी. टेक्सास यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाता है 1982 में और 1984 में उन्हें मास्टर्स डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मिल जाती है. 1988 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करी. फिर उनकी शादी हो जाती है मैरिज जेन पायरे हैरिसन एंड स्टार्ट्स वर्किंग एट नासा. वो नासा पे वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं. 1995 में नासा को ज्वाइन करती हैं और एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन करती हैं. 1997 में उनकी स्पेस में फ़र्स्ट फ्लाइट होती है और उन्हें कोलंबिया की फ़र्स्ट स्पेस फ्लाइट में मिशन स्पेशलिस्ट बनाया जाता है. 2003 में embarks on second flight abroad space shuttle Columbia and spent 16 days in space. तो वो सेकेंड फ्लाइट भी जाती हैं. सेकेंड फ्लाइट में भी उन्हें 16 डेज स्पेस में गुजारने पड़ते हैं. 1 Feb 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया एक्सप्लोर्स ऑन री एंट्री इनटू अर्थ्स ऑर्बिट. और 1 Feb 2003 को जब वो सेकेंड वाला स्पेस अर्थ के ऑर्बिट में री एंट्री ले रहा होता है तो वो स्पेस एक्सप्लोड हो जाता है शटल और किलिंग ऑल 7 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड. तो 7 क्रू मेंबर्स थे उस स्पेस में और वो सारे मर जाते हैं. 3 Feb 2003 में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेम्स इंडियाज़ फर्स्ट मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट कल्पना 1. 3 Feb 2003 में इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्होंने इंडिया की फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट को कल्पना 1 नाम देते हैं. 3 Feb 2004 को शी वॉज अवॉर्डेड कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर एंड posthumously by the president of USA. तो USA के प्रेसिडेंट उन्हें स्पेशल मेडल ऑफ ऑनर देते हैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ में. सो दिस वाज द information of Kalpana Chawla and you have to write the bio sketch of Kalpana Chawla. Today this is your homework. Write it in your practice book. Keep studying.